जय हिंद मास्टर व्यूअर्स, एक बार फिर हम जुड़ चुके हैं अपने अकाउंट्स के CUET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के इस बैक टू बैक सीरीज़ वाले वीडियो में, जहां हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सेकंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, जो कि आ चुका है 2 जून 2023 के शिफ्ट 1 में। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्यूशन कर लिया है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक। ओके, सो स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11, A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. They admitted Z for 1/8 share. Z got this share as 1/16 from A and 1/16 from B. Calculate sacrificing ratio of A and B. कितना अच्छा ये दिमाग के साथ खेला गया है इस क्वेश्चन में। चलिए, बात हो रही है एडमिशन की, और क्वेश्चन पढ़कर बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गया कि Z एडमिट हुआ 1/8 शेयर के लिए, जो कि वो किससे ले रहा है? A से ले रहा है 1/16 शेयर एंड B से ले रहा है 1/16 शेयर। तो आपसे क्या पूछा गया? सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछा गया। ठीक है, तो ये 1/16 और 1/16 क्या है? क्या ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं हो सकता? क्या आपको ये बात पता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग शेयर में डिफरेंस होता है? पता होगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता है तो सुन लीजिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग शेयर में क्या डिफरेंस होता है। जब आप बोलते हैं अपने मुंह से रेशियो, जब आप अपने मुंह से रेशियो बोलते हैं ना, तो देखिए कुछ इस तरह से आपके दिमाग में इमेज बनती होगी 3:1, है ना। 3:1 का मतलब क्या होता है? जब आप इसको कन्वर्ट करते हो फिगर्स में, तो आप लिखते हो 3/4, 1/4, है ना। तो ये एकदम क्लियर हो रहा है कि दिस 3/4 एंड 1/4 इज एनी काइंड ऑफ रेशियो, क्योंकि रेशियो में क्या होता है? न्यूमरेटर को ऐड करने पर डिनोमिनेटर के बराबर आ जाता है ना। और अगर न्यूमरेटर को ऐड करने पर डिनोमिनेटर के बराबर ना आए, जैसे कि इस क्वेश्चन में है 1/16, 1/16, दैट मीन्स कि ये रेशियो नहीं है, ये शेयर है। ठीक है, तो ये 1/16 इज शेयर, बट डिनोमिनेटर सेम है। बट डिनोमिनेटर अगर सेम है तो आप न्यूमरेटर को पकड़ लो और उसको ही रेशियो बोल दो, बात खत्म। यानी यहाँ पर एकदम आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। आपको क्या करना था? 1/16 A का सेक्रीफाइसिंग शेयर है, 1/16 B का सेक्रीफाइसिंग शेयर है। आपको इस 1 और 1 को उठा लेना है, तो आपका क्या बन गया? 1:1, एंड दिस इज योर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखिए, जैसा मेंशन भी किया मैंने, 1/16 B का 1/16 इज सेक्रीफाइसिंग शेयर। शेयर में क्या पहचान है? न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर के बराबर नहीं आएगा। और रेशियो की क्या पहचान है? न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर के बराबर आएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बिना पेन चलाए, बिना सॉल्यूशन किए, दिमाग चलाकर आपने ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लिया। हो गया क्वेश्चन का आंसर बी। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। ओरेकल, SQL सर्वर, IBM एंग, ये क्या हो गया? तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आ गया। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के लिए भाई लोग, मेरे पास आंसर है बी आंसर है इसका 12 का। आप एक बार मैच कर लेना कि कितना करेक्ट है ये। मुझे जो पता चला वो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। PL अप्रोप्रिएशन इंक्लूड्स व्हाट? PL अप्रोप्रिएशन में क्या होता है? तो देखिए, ये प्रीवियसली भी मैंने डिस्कस किया, एक बार फिर डिस्कस कर दूँ। जितनी ज़्यादा बार रिपीटेशन होगा उतना ज़्यादा बेहतर होगा। मेरे अकॉर्डिंग जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो मैं एक माला जपवाता हूँ PL अप्रोप्रिएशन में, और वो माला होती है रिस्क की माला। अब आप कहेंगे क्या ही वाहियात स्पेलिंग है सर, RISC। रिस्क की स्पेलिंग तो RISK होती है, बट याद करने के लिए कुछ भी करेगा। ओके, तो रिस्क की स्पेलिंग RISC है, एंड यही माला हम लोगों को जपनी होती है PL अप्रोप्रिएशन में। इसके अलावा एक भी पॉइंट इधर उधर से नहीं आता। तो R फॉर रिजर्व, I फॉर IOC यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, I फॉर एक और मीनिंग होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये अपोजिट साइड क्यों है? क्योंकि इट इज़ ट्रीटेड एज इनकम, एंड ये सब सारे ट्रीटेड एज एक्सपेंस। S फॉर क्या हो गया? सैलरी। C फॉर क्या हो गया? कमीशन। तो आपके PL अप्रोप्रिएशन में क्या आएगा? PL अप्रोप्रिएशन में रिस्क आएगा। तो देख लिया जाए आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। रिस्क में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, यस आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यस आएगा। पार्टनर सैलरी, यस बिल्कुल सही है। रेंट टू पार्टनर, नो 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 नो, रेंट टू पार्टनर नहीं आ सकता। रेंट टू पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसको मैं मेहमान कहता हूँ। हमारे इस PL अप्रोप्रिएशन वाले चैप्टर में फंडामेंटल्स में 3 मेहमान होते हैं, 3 गेस्ट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है रेंट टू पार्टनर, एक होता है मैनेजर्स कमीशन, एंड एक होता है इंटरेस्ट ऑन आउटसाइडर्स लोन या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये तीनों के तीनों ऐसे आइटम्स हैं जो आपका प्रॉफिट घटाएंगे ही घटाएंगे। अगर ये आपके घर में आ गए मेहमान बन के, तो आपका नुकसान कराएंगे ही कराएंगे। तो दैट्स वाई दे आर ट्रीटेड इन PL अकाउंट, नॉट इन PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, नाम याद हो गया आपको? रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन या इंटरेस्ट ऑन आउटसाइडर्स लोन, एंड मैनेजर्स कमीशन। ये 3 नाम आपके कहाँ जाएंगे? PL अकाउंट में। दे आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एंड ऑल द अदर नेम्स लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन आर PL अप्रोप्रिएशन आइटम्स। तो आंसर हम लोग को बिल्कुल क्लियर है, A, B और C। ऑप्शन नंबर A पे ही हम लोग को अपना आंसर मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए एक बार फिर से मुकालात हो गया मुकालात नहीं, मुलाकात हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग का NPO चैप्टर से पूछ रहा है कि इनमें से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सी बातें गलत हैं।
तो देखिए बातें तो बहुत सारी हैं, पर जब आपको पूरा पता होगा तब तो आप कहेंगे गलत है। पर फिलहाल मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं आपको ऑप्शन पढ़ूँ और डिस्कस कर दूँ कि ये सही है या गलत है, क्यों गलत है वो भी बता दिया जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन है स्कॉलरशिप्स ग्रांटेड टू स्टूडेंट्स आउट ऑफ फंड्स प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट विल बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नेवर, पहले ही आंसर मिल गया, यही फॉल्स है। क्यों भाई? देखिए जो भी स्कॉलरशिप्स, ग्रांटेड मीन्स क्या होता है? मिलना। गवर्नमेंट की ओर से हमें ग्रांट्स मिलते हैं, स्कूल्स को ग्रांट मिलता है सो दैट कि स्कूल को अच्छे से ऑपरेट किया जा सके, गरीब बच्चों को पढ़ाया जा सके। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई आपको स्पेसिफिक फंड मिल रहा है तो वो आपके लिए लाइबिलिटी होता है एंड दैट इज़ ऑफ कैपिटल नेचर, है ना। एंड ऑल द आइटम्स ऑफ कैपिटल नेचर आर रिकॉर्डेड और ट्रीटेड इन बैलेंस शीट। याद हो गया कि नहीं? ये बात कई बार रिपीट हो चुका है, एक बार फिर रिपीट हो रहा है। बैलेंस शीट में कैपिटल नेचर के आइटम्स जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू नेचर के आइटम्स जाते हैं। रेवेन्यू मीन्स जो रेकरिंग होते हैं, जो बार बार होते हैं। तो स्कॉलरशिप आपको बार बार नहीं मिलेगी, तो ये देखिए फिर लिखा भी है फंड्स, FUND फंड आ गया, प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट विल बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। रॉन्ग, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट। एकदम सही बात लिखा है, ये बात हमने भी डिस्कस कर लिया है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, देखिए 3 टाइप का अकाउंट बनता है NPO में, पहले भी बताया है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। और जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कि बैलेंस शीट 2 तरीके का बनता है, एक ओपनिंग बैलेंस शीट और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्यों? आप उस वीडियो में देख लेना। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है ये एकदम भेदभाव नहीं करता कि तुम कैपिटल नेचर के हो कि तुम रेवेन्यू नेचर के हो, ये दोनों को रिकॉर्ड करता है। इट इज़ जस्ट लाइक कैश बुक। कैश बुक भेदभाव नहीं करता ना कि कौन सा बड़ा अमाउंट है, कौन सा छोटा अमाउंट है, सब लिख लेता है। सेम वे में रिसीट एंड पेमेंट भी नहीं भेदभाव करता है कि कौन सा कैपिटल अमाउंट है और कौन सा रेवेन्यू रिसीट है। तो ये करेक्ट है। ओपनिंग बैलेंस शीट इज़ प्रिपेयर्ड व्हेन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड इज़ नॉट गिवन। वाह, लीजिए आखिर वो बात आ ही गई। मैंने अभी कहा कि 2 तरीके का बैलेंस शीट बनता है, ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग क्यों बनता है ये आप प्रीवियस वीडियो में देख लेना, मैं अभी रिपीट नहीं करूँगा। और वही बात यहाँ पे लिख भी दिया है कि ओपनिंग बैलेंस शीट इज़ प्रिपेयर्ड व्हेन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड इज़ नॉट गिवन। चलिए, द बैलेंसिंग फिगर ऑन क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर डिनोट्स एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम्स। एकदम ट्रू, एकदम ट्रू, 1 नंबर। देखिए मैंने ये भी बात की हुई है, आप अगर मेरे वीडियोस को ध्यान से देख रहे होगे, सुन रहे होगे, तो आपको लगेगा कि सर आप कितनी बार रिपीट करते हो सर, आप पागल तो हो नहीं ना हो। मैं पागल नहीं हूँ, मैं बस आपकी हैबिट बना रहा हूँ। जैसे मैंने अपने लिए मेहनत किया हुआ है वैसे आप भी मेहनत करो कि आप जब भी कोई बात, मिलती जुलती बात जो आप पहले से जानते हो, अगर आपके सामने आ जाता है तो आप क्या करोगे? आप उन्हीं बातों को दोहरा लो। बुक ओपन है तब भी दोहरा लो, नहीं ओपन है तब भी दोहरा लो। तो बैलेंसिंग फिगर जो होता है जस्ट लाइक PL अकाउंट, PL में क्या होता है? हमारा प्रॉफिट लॉस आता है, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमारा प्रॉफिट लॉस नहीं कहते उसको कहते हैं सरप्लस और डेफिसिट। या फिर आप एक टर्म ये भी कह सकते हो एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम्स। इनकम के ऊपर अगर आपका एक्सपेंस आ गया तो आप इसको क्रेडिट साइड में नोट करोगे, यानी लॉस है। और अगर डेबिट में आ जाता है बैलेंसिंग फिगर तो आप उसको प्रॉफिट बोलते हो। याद करो याद करो याद करो। तो ठीक है, D भी करेक्ट है, C भी करेक्ट है, B भी करेक्ट है, A फॉल्स है। ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर A कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर A। मेरे आंसर चोरी मत कर लेना, ना ना ना, नहीं दिखाऊंगा नहीं दिखाऊंगा, छुपा 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 छुपा। यस, क्वेश्चन नंबर 14 का A। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। 15 स्टेट द सीक्वेंस ऑफ पेमेंट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। अब आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के समय का सीक्वेंस बताना है कि क्या पहले होता है डिसोल्यूशन के समय फर्म के, फिर क्या होता है, थर्ड क्या होता है, फोर्थ क्या होता है और फिफ्थ क्या होता है। 5 पॉइंट्स में आपको बताना है। लेकिन इन 5 पॉइंट्स को बताने से पहले मैं आपका एक बार डिसोल्यूशन का रियलाइजेशन अकाउंट आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ। रियलाइजेशन अकाउंट देखिए जब मैं बताता हूँ तो ये रहा आपका मास्टर ट्रिक रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड, जिसमें आप 5 स्टेप्स में रियलाइजेशन अकाउंट को कंप्लीट करते हो। ठीक है, पहला आप बताइए रियलाइजेशन अकाउंट करते वक्त पहला आप क्या करते हो? पहले आप एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हो। फिर क्या करते हो? फिर आप जो भी थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ यानी आउटसाइडर्स लाइबिलिटी होती है उनको आप पेमेंट करते हो और एसेट्स को सेल करते हो, है ना। फिर आप आउटसाइडर जो लाइबिलिटीज़ होती हैं यानी थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ होती हैं इनका आप पेमेंट करते हो और एसेट्स को सेल करते हो। बोलो सही कह रहा हूँ ना? तो ये देखिए 5 स्टेप्स है जहाँ पे आप फॉलो करके अपने रियलाइजेशन अकाउंट को करेक्ट बना सकते हो। बट ये आपको अगर रियलाइजेशन अकाउंट से जुड़ा सवाल आएगा तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। एंड फिर आप क्या करते हो? अगर कोई एसेट्स या लाइबिलिटी टेक ओवर हुई होती है किसी पार्टनर द्वारा तो आप उसको रिकॉर्ड करते हो, बट देयर इज़ अ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि इसके चांसेस 100% नहीं होते, बट सेकंड जो स्टेप है इसका चांस 100% होता है। आपको थर्ड पार्टी लाइबिलिटी पे करना ही है, एसेट्स को बेचना ही है ना। तो रियलाइजेशन अकाउंट फिर क्या करते हैं हम लोग? 4th स्टेप रियलाइजेशन अकाउंट में फिर हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करते हैं तब जा करके
हमारा रिलेशन अकाउंट का काम खत्म होता है, फिर एक बैलेंसिंग फिगर आती है, आइदर प्रॉफिट और लॉस, एंड फिर उसको हम लोग क्या कर देते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट या एडजस्ट कर देते हैं। तो ये रहा आपका मास्टर ट्रिक रिलेशन अकाउंट से रिलेटेड। अब आते हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जब फर्म डिसॉल्व होती है तो क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, ज़्यादा डिस्कशन ना करते हुए आपको बता देते हैं, क्योंकि अब मैंने आपको एक ट्रिक दे दिया है। तो सबसे पहले आपका रियलाइजेशन एक्सपेंस पे होता है। मे भी आप थोड़ा यहाँ पर हैरान हो रहे हों, पर ऐसा ही होता है। डिसोल्यूशन जब फर्म का होता है तो सबसे पहले जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको पे किया जाता है, देन आउटसाइडर्स लाइबिलिटी को पे करते हैं, एंड देन पार्टनर्स के लोन, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया हो फर्म को तो उसको करते हैं, एंड उसके बाद अगर पैसा बचता है तो यूटिलाइजेशन हो जाता है कैपिटल अकाउंट सेटलमेंट का, और फिर लास्ट में एकदम बैलेंसिंग फिगर जो प्रॉफिट या लॉस आ रहा होता है वो पार्टनर्स ले जाते हैं। यानी देखिए यहाँ भी प्रॉफिट लॉस लास्ट में हुआ और मेरे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर भी प्रॉफिट लॉस लास्ट में हुआ, बट स्टार्टिंग आपकी कहाँ से हुई, रियलाइजेशन एक्सपेंस से। तो आपका कौन सा सीक्वेंस करेक्ट बैठ रहा है बताइए। सबसे पहले क्या होगा, ई, और किसी ऑप्शन में पहले ई है, यस ए नंबर पे ई है, और हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। देख लीजिए, आपने ये बताते वक्त चीटिंग भी कर लिया होगा, मुझे पता है आप चीटिंग करते हो। चलो ठीक है, कोई नहीं, आप आगे के भी आंसर चीटिंग कर लिए होगे, पर कोई नहीं, हमें बताना है ही है। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया फिर से। देखिए, व्हेन एक्सटेंडेड सिलेक्शन इज एक्टिव व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर सेलेक्टिंग ऑल डेटा अप टू इंक्लूडिंग लास्ट रो। तो ये कहाँ से आ गया, तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आ गया। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, और 17 क्वेश्चन का ऑप्शन है बी। इतना जल्दी जल्दी मैं क्यों बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 18 का बी, क्योंकि इतना आसान है ये, मैंने देख लिया था पहले ही, तो आंसर कर लिया था पहले ही। आप भी एक बार क्वेश्चन पढ़े होगे तो आपका भी सही ही हुआ होगा, फिर भी एक बार डिस्कस कर ही लिया जाए। आइडेंटिफाई द टर्म दैट इंडिकेट्स चेंज इन एग्जिस्टिंग PSR अमॉन्ग पार्टनर्स। बताइए ऐसा कौन सी स्थिति बनती है जिसमें चेंज इन PSR होता है। तो क्या फर्म के डिसॉल्व होने पे चेंज इन PSR होता है, नो। क्या पार्टनरशिप के डिसॉल्व होने पे होता है, यस। यहीं पर हमारा जवाब है। पार्टनरशिप का डिसॉल्व होने का क्या मतलब होता है, आप बताइए। पार्टनरशिप के डिसॉल्व होने का मतलब होता है कि पुराना एग्रीमेंट खत्म, नया एग्रीमेंट चालू, है ना। तो व्हेन ओल्ड एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड एंड न्यू एग्रीमेंट टेक प्लेस, दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आपने जब चेंज इन PSR चैप्टर देखा होगा, आपने जब एडमिशन चैप्टर देखा होगा, तो उसके हेडिंग में एक बात ये जरूर लिखी होती है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन इज अ पॉजिटिव टर्म, डिसोल्यूशन इज अ नेगेटिव टर्म, तो आप इसको दोनों कह सकते हो, ठीक है। एमलगेमेशन में चेंज इन PSR नहीं होता, वैल्यूएशन ऑफ फर्म के समय चेंज इन PSR का कोई मतलब नहीं होता, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एंड चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 में क्या लिखा है, हाउ वुड यू ट्रीट टेबल टेनिस मैच एक्सपेंसेस ऑफ ₹40,000। ओहो हो, ये देखिए कहाँ पे आ गए आप आ गए NPO में, और ये तो मेरे बिना नहीं कर पाओगे आप। तो NPO में क्या हमसे पूछा जा रहा है कि टेबल टेनिस के जो मैच एक्सपेंस है इसको आप कैसे ट्रीट करोगे, अज्यूमिंग दैट नो अदर इन्फॉर्मेशन इज गिवन। देखिए, इस बात से मुझे आपको थोड़ा सा फिर फ्लैशबैक में ले जाना पड़ेगा, और फ्लैशबैक में ये बातें हुई थी कि अगर किसी फंड के रूप में, किसी स्पेसिफिक फंड के रूप में आपके पास पैसा मौजूद होता है और उससे जुड़ा अगर कोई एक्सपेंस होता है तो वो उसमें ही माइनस होता है। किसमें, फंड में जाकर माइनस होता है, यानी कि लाइबिलिटीज़ में जाकर माइनस होता है, यानी कि बैलेंस शीट में जाता है ना। लेकिन अगर आपके पास कोई फंड मौजूद नहीं है और आपसे खर्च हो रहा है तो आप उसको क्या ट्रीट करोगे, आप उसको रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस को ट्रीट करोगे, और आप उसको रेवेन्यू नेचर आइटम को कहाँ लिखोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखोगे। और आप बताइए कि क्या इनकम साइड लिखोगे, एक्सपेंस को आप इनकम साइड लिखोगे, नहीं, एक्सपेंस को आप एक्सपेंडिचर साइड लिखोगे। तो इसलिए कहाँ लिखा जाए, आइए देखते हैं ऑप्शन में। शोन इन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, नो। डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यस, डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्यों, क्योंकि जो मैच एक्सपेंस है, ये टेबल टेनिस एक्सपेंस जो है हमारा, इट इज़ एन एक्सपेंस ऑफ रेवेन्यू नेचर, और रेवेन्यू नेचर के आइटम्स कहाँ जाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, वो भी एक्सपेंडिचर साइड, यानी ऑल एक्सपेंडिचर्स और एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। दैट्स वाई ये क्या होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा, ना कि क्रेडिट साइड। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ज़्यादा नहीं डिस्कस करना है। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, चलिए कॉपी पलटने से पहले मैं आप ये क्वेश्चन पढ़ता हूँ और आपसे आंसर पूछता हूँ कि डिविडेंड रिसीव्ड फॉर अ फाइनेंसिंग कंपनी डीलिंग इन शेयर्स एंड डिवेंचर इज, क्या लगाया ऑप्शन आपने। क्वेश्चन तो आपको मिल गया होगा, अगर नहीं मिला है क्वेश्चन आपको तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक पर टच करके चैनल पर जाकर सारे PDFs डाउनलोड कर सकते हैं। 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे अकाउंट से रिलेटेड, और BST से भी रिलेटेड बहुत जल्द उस पर अपलोड करने जा रहा हूँ, वीडियो भी लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो इसलिए चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आपको मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी मज़ा भी आए और समझ भी आए, और पेपर आप लोगों का क्रैक हो जाए CUET का। फिंगर्स क्रॉस्ड।
क्वेश्चन नंबर 19, डिविडेंड रिसीव फॉर फाइनेंसिंग कंपनी डीलिंग इन शेयर्स एंड डिवेंचर। अगर कोई कंपनी शेयर और डिवेंचर में ही डील करती है, मतलब उसका मेन काम ही है शेयर और डिवेंचर में डील करना, तो अगर उसको डिविडेंड मिलता है तो इसको आप कौन सी एक्टिविटी कहोगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फाइनेंसिंग एक्टिविटी या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्या कहोगे? तो ये होगा हमारा, जब भी देखो, जब भी कोई कंपनी कहीं पैसा लगा के कुछ इनकम पाती है तो वो हो जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। शेयर एंड डिवेंचर्स में अगर आप पैसा लगा करके इनकम पा रहे हो, अगर आप खुद शेयर इशू कर रहे हो तो आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी कर रहे हो, बट अगर आप शेयर किसी कंपनी का खरीद रहे हो तो आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, उससे डिविडेंड भी जो मिलेगा वो इन्वेस्टिंग होगा। दैट्स वाई इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर बी, बिना ज़्यादा दिमाग लगाए, ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स कर देना, नहीं तो आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो। नंबर इज़ 7239068888, इस पर आप मैसेज करोगे, सेम डे रिस्पांस दूंगा, थोड़ा लेट हो सकता है पर दूंगा ज़रूर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। एक बार फिर से हम लोग का सामना हो गया है मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस पे, और याद रखिएगा हमने डिस्कस करा हुआ है, फिर से बोल देता हूँ, फिर से आप समझ लो कि जब भी मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ जाए तो जिस पर आप कॉन्फिडेंट हो पहले उस पर जाओ और उसका ऑप्शन देखो कि किससे वो मैच कर रहा है वो, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने राइट ऑप्शन को ढूंढना शुरू करो। तो सबसे पहले आप बताओ करंट इन्वेस्टमेंट किससे मैच करता है? अच्छा, ये नाम सुनकर आपको क्या याद आ रहा है? करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, ट्रेड पेबल, ये तो बैलेंस शीट में घुसा दिया हमें। चलिए, तो आज का मिल रहा है आपको ये मास्टर ट्रिक, जिसमें आप जानने वाले हो बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स को कैसे प्रेजेंट करते हैं और क्या है शॉर्टकट तरीका जिससे हमें जल्दी से याद हो जाए। तो देखिए, एसेट्स हमारे दो पार्ट्स में होते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। और आपको नॉन करंट एसेट्स के लिए क्या याद रखना है? फैंसी डॉल। क्या याद रखना है? आपके घर में डॉल होगी, सिर्फ डॉल होगी, DOLL, तो वो नॉन करंट लायबिलिटीज़ बन जाएगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रही मेरी बातें तो ये वीडियो शॉर्ट्स में पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हो, उसमें मैंने लायबिलिटीज़ का शॉर्ट्स बताया हुआ है। और ये है आपका एसेट्स का शॉर्ट, जिसमें हम लोग नॉन करंट एसेट्स में क्या सीख रहे हैं? फैंसी डॉल। जरा देखिए स्पेलिंग को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये ट्रिक है, इसलिए आपको स्पेलिंग भी ट्रिकी याद रखना होगा। फैंसी डॉल की स्पेलिंग को जब हम लोग लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे? FANCI हो गया फैंसी। फिर डोल, नॉट डॉल, आपको डोलना है। तो फैंसी डॉल में क्या हो गया? FA फॉर फिक्स्ड एसेट्स, NCI फॉर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, D फॉर डेफर्ड टैक्स एसेट्स एंड O फॉर अदर नॉन करंट एसेट्स, L फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। देखिए यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म लोन्स के साथ साथ एंड एडवांसेस बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ लोन्स बोल देते हो तो ये आपका लायबिलिटी बन जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर एडवांस बोलना बहुत ज़रूरी है। चलिए फटाफट से करंट एसेट्स में मूव करते हैं। करंट एसेट्स में क्या करना है आपको? करंट एसेट्स में ICC टॉस करना है। क्या करना है? ICC टॉस। स्पेलिंग क्या हो गई? ICCTOS, टॉस। I फॉर इन्वेंट्रीज, C फॉर करंट इन्वेस्टमेंट, C फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, T फॉर ट्रेड रिसीवेबल, O फॉर अदर करंट एसेट्स एंड S फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। फिर से वही बात कि एंड एडवांसेस बोलना बहुत ज़रूरी है। तो ये था आपका ट्रिक, जिससे आपको एसेट्स बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और इतना बताने के बाद, फैंसी डॉल और ICC टॉस बताने के बाद, अब इस आंसर को मैं आप पर छोड़ता हूँ। आपको कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन क्या है। फैंसी डॉल, ICC टॉस, याद हो गया ना? चलो, तो मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, देखूंगा कितने लोग सही आंसर दे रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी समाप्त हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने पूरा कर लिया, हमारा ये टारगेट भी आज का पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 to 20 तक हमने क्वेश्चन लगा लिया, और अब हम लोग जब नेक्स्ट मिलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 21 से 30 को सॉल्व करेंगे। तब तक आप जमकर तैयारी करते रहिए, फोड़ डालिए, CUT क्रैक कर डालिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मैं आपके साथ हूँ। जय हिंद।